जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के करंट अफेयर स्पेशल ट्रांसमिशन में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा है अमरीका। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली के 79वें इजलास से वज़ीर-ए-आज़म ने कलीदी खिताब किया और इस खिताब के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने साइडलाइंस पर जो मुलाकातें की हैं उसमें पाकिस्तान के लिए सफारती महाज पर अगर हम माशी लिहाज से बात करें तो बहुत सारी कामयाबियाँ हैं। इसी दौरान IMF की जानिब से, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए 37 माह के $7 अरब के पैकेज की मंजूरी भी दी गई बिल्कुल है। जी, और उसकी पहली किस्त जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मौसूल भी हो चुकी है। वज़ीर आज़म जो खिताब किया, हम उस पर भी जो है अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे जो साइड लाइन पर उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं, उनमें किन किन उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है, जो मुबाहिसों में वज़ीर आज़म ने शिरकत की है, जिस अंदाज़ में वज़ीर आज़म ने कल जो ख़ास तौर पर खिताब किया उसकी अहम बात ये भी थी कि उन्होंने न सिर्फ दुनिया के सामने तल्ख़ हकीकतें रखी बल्कि ये भी वाशगाफ अल्फाज में उस फोरम को बताया कि अगर इन मसाइल पर पूरी तवज्जो नहीं दी गई, जिसमें गज़ा शामिल है, जिसमें कश्मीर शामिल है, मौसमियाती तब्दीली शामिल है, जिसमें दहशतगर्दी का एक बड़ा अंसर है जो कि पूरी दुनिया के अमन को अपने लपेट में लिए हुए है, तो फिर इसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम इन पहलुओं पर भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन डॉक्टर आमना महमूद साहिबा ने, जो कि माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की। इसके साथ साथ स्काइप पर हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, माहिर माशियात हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुमाइल दाऊद। फौजिया नसरीन साहिबा साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के लिए सफारतकारी, और हम देखते हैं जो ख़वातीन सफारतकार हैं पाकिस्तान के एक रोशन चेहरा पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम किरदार भी अदा किया। फौजिया नसरीन साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हम आगाज़ करेंगे। जी बिल्कुल, हम मैम आपसे आगाज़ करेंगे। एम्बेसडर साहिबा, आपने वज़ीर आज़म का ये दौरा देखा और आपने देखा कल जिस अंदाज़ में वज़ीर आज़म ने खिताब किया और जो आलमी ज़मीर है उसको झंझोड़ने की कोशिश की, तमाम उन सुलगते हुए पहलुओं पर बात की, बल्कि वाज़ेह पैगाम भी दिया कि इनको एड्रेस किया जाना अर्जेंट बेसिस पे बड़ा ज़रूरी है। क्या कहिएगा? प्राइम मिनिस्टर के दौरे की अहमियत एक इस लिहाज से भी है कि पाकिस्तान जो है सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का की नॉन परमानेंट सीट ऑक्यूपाई करेगा 1 जनवरी अगले साल से 2025 से। और उसमें जो वाज़ेह पैगाम दिया वो ये दिया है कि हम पीस और कोऑपरेशन के लिए कमिटमेंट अपनी शो करेंगे और काम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इस जाविये से देखेंगे तो ये जो 4-5 चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट की हैं, सबसे पहले गाज़ा का जो एक तरह से वहाँ पे खूनरेज़ी हो रही है और उन्होंने उसको स्लॉटरिंग के नाम से कहा कि ये एक तरह से स्लॉटरिंग है जिसमें बच्चे और ख़वातीन जिंदा दरगोर हो रही हैं। तो ये जो पहलू है उन्होंने बहुत फोर्सफुली इसको जो है टेक अप किया और कहा कि इसको फौरन ख़त्म होना चाहिए और दुनिया का जो ज़मीर है उसको झंझोड़ा और कहा कि सबको मिलके इसके ऊपर जो है कोई कॉन्क्रीट स्टेप लेना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की, क्योंकि कश्मीर और जो पैलेस्टीनियन इशू है इनकी काफ़ी मुनासिबत है एक दूसरे से, और ऑक्यूपेशन वहाँ पे भी जो है और जिस तरह के इक़दाम 2019 में लिए थे इंडिया ने 5 अगस्त को, तो उनको जो है उनकी आइडेंटिटी और स्टेटहुड से डिप्राइव कर दिया। उसकी भी बात उन्होंने की कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और कश्मीरियों को उनकी स्टेटहुड मिलनी चाहिए। आर्टिकल 370 का जो उन्होंने उसको ख़त्म किया था वो उसको जो है बातचीत उसमें होनी चाहिए, वो रेस्टोर करना चाहिए। ये कश्मीर के हवाले से उन्होंने ये बात की और बहुत वाज़ेह पैगाम दिया कि LOC के अगेंस्ट अगर कोई वो होती है, वायलेशन होती है, तो पाकिस्तान उसके ऊपर बहुत डिसाइसिवली एक्शन लेगा और उसकी रिटेलिएशन होगी। बिल्कुल। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे उन्होंने बात की और बताया कि कितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ 2022 में जो फ्लड्स आए, और ये एक एग्जिस्टेंशियल इशू है जो कि क्या कहते हैं दुनिया भी फेस कर रही है, और पाकिस्तान में जो फ्लड्स आते हैं और जो माहौलियाती जो चेंजेस आ रही हैं उसके हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान का केस इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा। फिर उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जिसमें डेट और इस तरह की चीज़ें जो हैं उन पर बातचीत की और ये कहा कि इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर बातचीत करें, बल्कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर का खिताब था। इसके अलावा
جو ہے اور بھی بڑی وہ کیا کہتے ہیں وہاں پہ میٹنگز ہوئی ہیں، اور یہ کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے فورمز ہیں یونین کے، اس میں انہوں نے ڈسکشن بھی کی. ملٹی لیٹرلزم جو ہے اس کے اوپر بہت اہمیت اور زور دیا گیا ہے، اور اس کو کہا ہے کہ اس کو جو ہے آپ کو ریجوینیٹ کرنا چاہیے. ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اس وقت اس میں مشکل میں ہے، ورلڈ آرڈر ڈسٹرب اس ہے. پہ تو میڈم فوزیہ نسری صاحب، وزیر اعظم نے اور باقی عالمی رہنماؤں نے بھی کویسچن مارکس رکھے ہیں جو ورلڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے یا پھر یونائٹڈ نیشنز کا جو کردار ہے اس پر بات ہو رہی ہے. ہم اس پر آگے چل کر بات کریں گے. ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب، وزیر اعظم نے بہت اہم ڈیولپمنٹس اس وزٹ کے دوران دیکھنے کو ملی. وزیر اعظم کے اس دورے کے دوران ایک آئی ایم ایف کے حوالے سے پاکستان کے لیے جو پیکج تھا جس کی منظوری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جولائی میں سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا تھا، اور پھر وزیر اعظم کے خطاب سے پہلے ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے منظوری تسلیم کیا گیا. پاکستان نے جو اصلاحات کی ہیں معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، خاص طور پر جو ہم نے نیٹ انکم حاصل کرنی ہے، جو ہمارے محصولات ہیں ٹیکس کے حوالے سے، اس میں بہتری کے حوالے سے یہ تسلیم کیا گیا آئی ایم ایف کی جانب سے. پھر پاکستان کی جی ڈی بی کے حوالے سے جو آؤٹ لک رپورٹ جاری کی گئی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے، کیسے دیکھتے ہیں ایک طرف سفارتی کامیابیاں، دوسری جانب اقتصادی کامیابیوں کو؟ جی بہت شکریہ. بالکل یہ خوش آئند ہے کہ اس موقع پہ جہاں پر وزیر اعظم کا دورہ بھی تھا یو این جی اے کا، اور اس دوران یہ خوشخبری بھی آئی، اور ہمارا ایک بہت ماہ سے ایک تشویش بھی تھی مارکیٹ میں، وہ اس کا جو انزائٹی تھی وہ ختم ہو گئی، اور آبویسلی اب نئے پلان کا اجرا ہو گیا، قسط آ گئی، اور اس کی وجہ سے بہت سے جو دوسرے فنڈز اس کی وجہ سے رکے ہوئے تھے یا رکے ہوئے ہوں گے ان فیوچر، وہ کھل جائیں گے. تو آٹومیٹکلی مارکیٹ کے اندر جو لیکوڈیٹی ہے وہ فردر بہتر ہوگی. جن لوگوں نے کسی بھی وجہ سے انویسٹمنٹ کو روکا ہوا ہے وہ مارکیٹ میں چل پڑے گی. انٹرسٹ ریٹس آلریڈی سطح پہ ہم نے دیکھا، اس سے پہلے ٹرپ سے پہلے ہی اسٹیٹ بینک نے کم کر دیے تھے. تو یہ تمام بڑے مثبت ڈائریکشنز ہیں اکانومی کے، مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے. اور پرائم منسٹر نے اپنے خطاب میں بھی اس کا ذکر کیا کہ پاکستان نے ایز اے نیشن بہت مشکل اور اسٹرنجنٹ ایکٹیویٹیز کی ہیں اور ہم ریفارمز کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں مثبت ہیں، اور یہ وہاں پر اس موقع پہ جو ملاقاتیں ہیں اس میں اٹریکٹ کرنے میں ڈیفینیٹلی ایک نمایاں پاسبلٹی بنتی ہے کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ سیریسلی انویسٹمنٹ کے جو وجہ سے اگر رکے ہوئے بھی تھے تو اگلے والے آئی ایم ایف پروگرام کے سائن ہونے کے بعد ان کی جو انزائٹی وہ دور ہوگی، اور وہ فردر دے کین تھنک اباؤٹ انویسٹنگ ان پاکستان ونس اگین. ٹھیک. اچھا شمائل صاحب، ذرا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب بھی ہم آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بڑے زور سے کہی جاتی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بڑی زیادتی کرتا ہے، جی بڑی سخت شرائط رکھ لیتا ہے. ذرا عام آدمی کو، لے مین کو سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں یہ بتائیے گا کہ وہ جو شرائط رکھی جاتی ہیں اس کی جانب سے، کیا اس میں آئی ایم ایف کا فائدہ ہے یا وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے ہے کہ اگر وہ ہم پہلے خود ہی کر دیتے تو بہت اچھا تھا، لیکن اب اس کی طرف سے پریشر ہے تو یقینی طور پہ ان اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ وہ قرضہ واپس بھی تو کرنا ہے؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ایکچولی مشکلات اس لیے ہمیں لگتی ہیں کہ وہ بہت سا کام کئی دہائیوں کا جو نہیں ہوا، اور ہر حکومت جو بھی تھی وہ کسی نہ کسی وجہ سے اپنے آپ کو روکتی رہی، پولیٹیکل نقصانات کی وجہ سے کہ لوگ ناراض ہوں گے یا پبلک یا پاپولس. تو یہ اب وہ جو بتاتے ہیں وہ اصلاحات وہی بتاتے ہیں جو پاکستان کی معیشت کے لیے اور اس کے فیوچر کے لیے بہتر ہے. مشکل اس لیے ہے کہ وہ بہت سا کام جو ہے، بہت سا جو عرصہ ہے وہ ہم نے کام نہیں کیے. امید یہ ہے کہ حکومت جو ہے بتدریج گریجولی یہ جو ریفارمز ہے اس کا عمل جاری کر رہی ہے، چاہے وہ آپ کی انرجی کی مکس کو چینج کرنے کی کوشش ہو، ری کانٹریکٹس ہوں جس کے بارے میں ابھی بات چیت چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لاس میکنگ اینٹیز ہیں، یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. یا اپنے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اپنے اہداف جو ہیں وہ بہتر کرنا ٹیکس کلیکشن کے، اور وہ طبقات ہمارے جو اپنا حصہ نہیں ڈالتے اکانومی کے اندر. اور ابھی حالیہ حکومت نے اناؤنس بھی کیا ہے کہ وہ ٹیکس کے لحاظ سے جو نان فائلرز ہیں یا نان ٹیکس پیئرز ہیں وہ ایک پورا سلسلہ ختم کر رہے ہیں. اب سمپلی پاکستان میں صرف ٹیکس پیئرز ہوں گے، اور جو نہیں دیں گے وہ آبویسلی اس سے باہر ہوں گے، اور وہ آٹومیٹکلی بہت ساری پابندیاں بھی ان کے اوپر ہوں گی، وزن پڑے. بہت ساری پابندیاں بھی ان پر ہوں گی. اب میں اس پر مزید بات بھی کریں گے سی پیک کے حوالے سے بھی، اور وزیر اعظم نے کچھ انٹرنیشنل جو قرضہ جاتی ڈھانچہ ہے اس پر بھی بات کی تھی. ڈاکٹر آمنہ صاحب، آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں.
वज़ीर ने जहाँ कश्मीर फ़लस्तीन का मुकदमा सामने रखा और उसके हवाले से अपने जज्बाती लगाव का इजहार भी किया, क्योंकि कश्मीर के साथ और फ़लस्तीन के साथ हमारा क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक हमारा मौक़िफ़ वही है, स्टांस वही है, स्टैंडिंग भी हमारी पूरी दुनिया के सामने वही है। वज़ीर आज़म ने बात की अफ्रीका में होने वाली दहशतगर्दी की, पुरतशद्दुद तनाज़ात की। पाकिस्तान अमन मिशंस का हिस्सा रहा है और अमन मिशंस में हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ भी की हैं हमारे फ़ौजी जवानों ने। हमारा नुक्ता नज़र पूरी दुनिया में क्या में अमन के लिए वज़ीर आज़म का ये नुक्ता नज़र सामने रखना UNGA में, ऐसे मौके पर जब UNGA के हवाले से सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि UNGA अपनी करारदादों पर अमल दरामद नहीं करवा रहा। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि इस अज़्म का इजहार तो करता है कि हम यूनाइटेड नेशंस के साथ हैं और पुरअमन बकाए बाहमी पर हमें यकीन है, कैसे देखती हैं वज़ीर आज़म के खिताब के इस नुक्ते को? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर। मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा अलार्मिंग है इस वक्त के सारी दुनिया में ये डिबेट हो रही है, और ख़ास तौर पे हम पिछले 21st सेंचुरी जब से शुरू हुई है उस वक्त से जितने तनाज़ात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और UN का रोल उसमें हमें या तो नज़र नहीं आता या बिल्कुल मिनिमल है। और उसके साथ हम देखें कि ये जो सेक्रेटरी जनरल बात कर रहे थे, ये तो बेचारे इस कदर ज़्यादा परेशान है कि जब ये फ़लस्तीन के मसले पे बात करते हैं, जब ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात करते हैं, तो इज़राइल और उसके एलाइज इसको भी पोलिटिसाइज़ कर देते हैं। और उससे ये लगता है कि UN इज़ जस्ट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द सम पावर्स जो कि उस पर डोमिनेट की गई हैं। और सो फार ये सिर्फ UNGA ही है कि जहाँ पे डिस्कशन भी होती है, करारदादें भी पास होती हैं, वरना बाकी फोरम्स पे तो शायद डिस्कशन भी नहीं हो रही है। तो एक तरह से ये एक फोरम ज़रूर है जो ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि वहाँ पे बात होती है, और जैसे अब सारी दुनिया के सरबराहान ममलिकत गए हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है। लेकिन जहाँ तक अमल दरामद का ताल्लुक है तो उस पर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग UNGA के पास कोई पावर नहीं है, और UNGA जिस भी एक्शन को लेना चाहे, जो करारदाद भी पास करे, उसको वो UN सिक्योरिटी काउंसिल को पास कर देती है कि इसके ऊपर अमल किया जाए। और अनफॉर्चुनेटली UN सिक्योरिटी काउंसिल हॉस्टेज है P5 की, और ये उस वक्त डिबेट थी, और इसीलिए अब दुनिया में सब जगह हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं तो ये इसको कोर्ट पे किया इस चीज़ को। जी बिल्कुल, और हम सारी दुनिया में पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये डिबेट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ये UN इसलिए बनाई गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि एक तो ये जंग ये रोकेगी, और अगर जंग हो जाएगी तो इसके जो मुज़मिरात हैं, जो डिज़ास्टर है, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमने देखा ये नहीं कर पा रही। P5 को ये रोल इसलिए दिया गया था कि वो दुनिया में अमन के गारंटर होंगे, लेकिन अब ये P5 ही अमन को रोकने में सबसे ज़्यादा हैं। आपने देखा कि फ़लस्तीन पे भी करारदाद बार बार वीटो होती है और मुस्तरद की जाती है, और फिर आखिर में उसको कह दिया जाता है कि ये बाइंडिंग ही नहीं है। अगर ये बाइंडिंग नहीं थी तो आपने पहली दफ़ा क्यों मुस्तरद की, दूसरी दफ़ा भी क्यों की? तो इससे ये लगता है कि हमें जो ये UN है इसके क़याम के ऊपर, इसके जो मकासद हैं उसके ऊपर, और फिर इसकी जो अहमियत और रेलेवेंस है मौजूदा वर्ल्ड के साथ, इसके ऊपर एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया के लोग बैठें और वो सोचें कि इसको किस तरह से या तो इफेक्टिव कर दिया जाए। ख़त्म करने की बात मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि हम कहते हैं कि रियलिज़म में वर्ल्ड इज़ एन एनार्की। एनार्की का मतलब है नो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो हम बना नहीं सकते क्योंकि हम सब सॉवरन स्टेट्स हैं। तो फिर हमें ये चाहिए कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो कि सारे दुनिया के मुल्कों को जोड़ के रखे और उनके दरमियान प्रॉब्लम्स को ख़त्म करे। नाउ आई विल कम टू पीस कीपिंग। पीस कीपिंग इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है। पाकिस्तान बड़ा वॉलंटियर रहा है, और आपने जैसे मेंशन किया, वन ऑफ माय वेरी गुड कोलीग, रादर मेरे स्टूडेंट भी हैं, तो वो ब्रिगेडियर साहब रहे रवांडा में, जहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था रहना कि वो मुझे कहते थे कि मैम पता नहीं चलता था कि रात को सोएंगे तो सुबह उठ भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि UN कॉन्वाय पे भी आपको पता है कि अटैक्स होते हैं वहाँ पे, वॉर इस तरह सूडान में, अफ्रीकन और कंट्रीज़ में जो चल रही हैं, सिविल वॉर्स भी चल रही हैं, जेनोसाइड भी चल रही हैं। तो पाकिस्तान ने उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है। पाकिस्तान हमेशा वॉलंटियर था, स्टेप फॉरवर्ड आया कि हम जाते हैं, हम करवाते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पहले आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए जो बेसिक टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करने की ज़रूरत है कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ही क्यों है। आप उसके बेसिक कॉजेज़ को एड्रेस करेंगे तो फिर वॉर को रोक सकेंगे ना। ये तो नहीं कि जुल्म रहे और अमन भी हो, कितनी वो मुश्किल बात है ना दुनिया में। तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ा टाइमली पॉइंट आउट किया, और सब मेरे कोलीग्स कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का रोल है नेक्स्ट 25 में हमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलने वाली है,
تو اس لحاظ سے پاکستان نے اپنا پہلے ہی روڈ میپ دیا ہے اور دیٹ از ویری ریلیونٹ کہ ہم پیس کیپنگ پہ جائیں گے اور ہم کانفلکٹ ریزولوشن پہ جائیں گے. اور جو سی پیک انہوں نے مینشن کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ ایک آدھی دنیا ہے جو سی پیک کو اپنے مفادات کے خلاف دیکھتی ہے, جو ہماری ویسٹرن ورلڈ ہے, لیکن ہم نے بیلنس لے کے چلنا ہے نا. ہم پہلے بیلنسنگ کرتے رہے ہیں, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اپنی جگہ ہے اور تعلقات ہم سب کے ساتھ بہت اچھے رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک میسج جاننا چاہیے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, اور سی پیک از پیورلی این اکنامک اینڈ سوشل کانٹریکٹ. وہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اکانومی ہماری ڈیولپ ہوگی اور ساتھ چائنا کی بھی ہوگی اور راستے میں آنے والے سارے ملکوں کی بھی ہوگی اور اس راستے کے آگے جو ملک ہیں ان کی بھی ہوگی, اور اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ ہمارے لوگوں پہ آئے گا, سوشل امپیکٹ آئے گا. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں پولیٹیکل امپلیکیشن تو یہ بڑی کہیں زبردست بات ہے اس میں کہ جیسے جیسے آپ اکنامکلی یا سوشلی ڈیولپ ہوتے ہیں تو کانفلکٹس خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایمبیسڈر صاحبہ میم, سب سے بڑا تھریٹ جو اس وقت دنیا کو ہے, باقی چیزیں ساری پیچھے رہ جاتی ہیں, جس طرح سے ابھی میم نے بھی اسٹوڈیو میں بات کی, وہ امن جو ہے نا جو ناپید ہوتا جا رہا ہے اس دنیا سے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ انتہا پسند رویے ہیں. کل وزیر اعظم نے اس پہ بات کی, انہوں نے کہا کہ عالمی امن کے لیے یہ جو انتہا پسندانہ جو رویے ہیں ان کا ہمیں خاتمہ کرنا ہوگا, چاہے وہ ہم دیکھیں کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے یا دیکھیں جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ بھی تو مل رہی ہے, جس کی وجہ سے ان کو تقویت مل رہی ہے اپنے ایول عزائم کو اکمپلش کرنے میں. تو یہ جو دوہرا معیار ہے دنیا کا, جب تک یہ نہیں ٹھیک ہوتا اس وقت تک پھر امن کا خواب تو پورا نہیں ہو سکتا. یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے بھی صحیح بات کی ہے. روٹ کازز کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ ایک بہت عرصے سے پاکستان کی پوزیشن ہے اور بہت سارے ملکوں کی پوزیشن ہے, اسپیشلی جہاں پہ یہ انسٹیبلٹی ہے, جہاں پہ مسائل ہیں, کہ آپ جب تک سے روٹ کازز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ امن کیسے لا سکتے ہیں, اسٹیبلٹی کیسے لا سکتے ہیں. اب روٹ کازز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو مختلف پاورز ہیں ان کو اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کو ایک طرف رکھ کے جو ہے پیس اور سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کو چانس دینا ہوگا. مگر میرا خیال ہے جیسے آج کل کے چیلنجز جو ہیں اور جو کمپلیکسٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میرا خیال ہے کہ جو کمپٹیشن ہے, جیو پولیٹیکل کمپٹیشن اور انٹرسٹ جو ہے اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سپریم رکھنا, یہ ایک رائز پہ ہے, اٹ از آن دا رائز. تو یہ سب سے بڑی ایک چیلنج ہے یونائٹڈ نیشنز کے لیے بھی, جہاں پہ بھی جیسے ذکر ہوا کہ پرماننٹ ممبرز بھی ہیں P5 کے, تو میرا خیال ہے سون آفٹر دی سیکنڈ ورلڈ وار ان کے نیشنل انٹرسٹ جو تھے وہ ڈومینیٹ کرنا شروع ہو گیا, اور شروع سے جو ہے جس کے انٹرسٹ کی بات نہیں ہوتی تھی وہ ویٹو ہو جاتا. تو ویٹو ہیز بین یوزڈ ویری فریکوینٹلی ان دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل. جنرل اسمبلی کا ایشو یہ ہے کہ ریزولوشن نان بائنڈنگ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرانا مشکل ہو جاتا ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ جو اس کی ایک مورل ویلیو ہے جنرل اسمبلی کے ریزولوشنز کا, وہ ایک آدھ کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے ایک مومنٹم جنریٹ کرا انٹرنیشنلی, اور پبلک اوپینین اور کنٹریز کی جو وہ ہیں پالیسیز ہیں اس میں ڈیفائن ہوئی. جیسے افغانستان کا جو تھا جب یہ کیا کہتے ہیں انویژن ہوئی تھی یا جو معاملہ ہوا تھا 1979 میں, اس کے بعد جنرل اسمبلی کی جو ریزولوشنز ہیں وہ پری ڈومیننٹلی بلکہ 2-3 کنٹریز کے علاوہ سب جو ہیں اس کو انڈورس کرتے تھے, اور اس نے پھر پورا جو ہے اسٹریٹجک اور پالیسی شفٹ ایک لینڈسکیپ چینج کر دیا تھا ایٹ دی انٹرنیشنل لیول. تو میرے خیال میں یہ ایک چیز ایسی ہے کہ آپ ملٹی لیٹرلزم کو چانس دیں, جو کہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے, اور فوکس بھی اسی پہ رہا تھا کہ ٹربو چارج کریں اس کو ملٹی لیٹرلزم کو. مگر میرا خیال ہے کہ جو انٹرسٹ جس طرح سے ڈیفائن ہونا شروع ہو گئے ہیں اس میں ایک جو خطرناک پہلو نظر آ رہے ہیں, اس میں ہم پیسیمسٹک کی, میں تو پیسیمسٹک ہی ہوتی جا رہی ہوں کہ کس طرف دنیا جا رہی ہے اور کس طرف لوگوں کے انٹرسٹ جا رہے ہیں, پبلک اوپینین کس طرف جا رہی ہے, کنٹریز کی پالیسیز کس طرف جا رہی ہیں. ایک بالکل ایک طرح کا کنٹراسٹ ہے اس میں.
तो अब देखने की ये जरूरत है कि जो प्रीडोमिनेंटली पब्लिक ओपिनियन है, स्पेशली इन द केस ऑफ पैलेस्टाइन एंड गाजा, वो किस तरह से जो है पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेगी या नहीं करेगी, या किस तरह से जो है रेस्ट्रेनिंग एक तरह का और अभी तो इसमें factor मैडम बनेगी। हम देखें कि अभी तो इसमें जो मौसमी तब्दीली वाला एलिमेंट है, जिसमें रिसोर्सेज स्कार्स हो जाएंगे और फिर उसके बाद जंगें जो हैं वो बुनियादी रिसोर्सेज के हुसूल के पीछे होंगी, तो जो आपने जिक्र किया है कि अब पेसिमिस्ट होती जा रही हैं वक्त के साथ कि आगे क्या होगा, दुनिया किस तरफ जा रही है, ये सवाल बहुत सारे जहनों में है। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, वज़ीर आज़म ने जिक्र किया कि अब सी पैक के साथ साथ हमारा IMF का जो ये प्रोग्राम है, हम सी पैक में तो डेवलप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें इक़्तिसादी जोन्स भी बना रहे हैं, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और वो प्योरली हमारा डेवलपमेंट का और इक़्तिसादी बेहतरी का, मुआशरती बेहतरी का प्रोग्राम है। साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी जिक्र किया कि IMF का ये प्रोग्राम हमारा इंशाल्लाह आखिरी प्रोग्राम होगा। तो क्या देखते हैं पॉलिसी मैटर्स में कि ऐसे कौन से पॉलिसी मैटर्स में हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए ताकि हमारा ये प्रोग्राम वाक़तन ही आखिरी प्रोग्राम हो और हमें दोबारा IMF के पास ना जाना पड़े? जी बिल्कुल, इसकी बहुत उम्मीद है और रिजॉल्व भी है गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर का भी। जाहिर बात है, इसका मतलब यही है कि अगर हमने कभी भी दोबारा नहीं जाना इस प्रोग्राम की तरफ, तो हमें सस्टेनेबल बुनियादों पे अपनी पूरी मईशत को चलाना होगा। और इसका मेन मतलब ये है कि हमें ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना होगा जो लॉस मेकिंग हैं। सब्सिडीज जिस तरह अभी हमने IMF प्रोग्राम के तहत रिमूव की हैं, उनको दोबारा से इस तरह की सब्सिडीज नहीं देनी जो नुकसानदेह हों। और ऐसे इदारे जो मुल्की सतह के ऊपर हैं, जिनको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कहते हैं, नुकसान दे रहे हैं और फायदा नहीं दे रहे, और हम उनको पॉपुलिस्ट फैसलों की वजह से बंद नहीं करना चाहते, उनको हमें बंद करने की जरूरत होगी। उसके साथ साथ अपना जो दारोमदार है इंपोर्ट के ऊपर, उसको कम करके एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऐसी नई जिसे कहते हैं कि इनपुट्स की जो कॉस्ट है उनको कम करना होगा जो इंपोर्ट की मदद से आती है। उसके साथ साथ लोकल जो है सस्टेनेबल बुनियादों के ऊपर एनर्जी की इनपुट्स की, उनकी कॉस्ट को कर्टेल करना होगा। इसका मतलब है कि जो इदारे काम कर रहे हैं हुकूमत के परव्यू में, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियोज हैं, उनको बेहतर करना होगा। ये तमाम गवर्नेंस से ताल्लुक है, इसमें रिफॉर्म का ताल्लुक है। और हुकूमत जिस तरह से चल रही है, अगर इसी स्पीड के ऊपर वो गामजन रही या इसको बढ़ाया, तो डेफिनेटली ये 3 साल के अरसे में इतने रिफॉर्म्स कर सकेगी कि शायद हमें मजीद कर्जा ना लेना। अच्छा शुमाइल साहब, क्या ये भी बात नुक्ता नज़र हम जहन में रख सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग हों और हमारी इक्तिसादी सूरत हाल जो है वो बेहतर हो, जिसके लिए सारी काविशें हो रही हैं, तो किसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अलावा किसी एग्रीमेंट पे भी हमें कोई इत्तफाक कर लेना चाहिए कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो मुल्क में सियासी लिहाज से, हमारी जो मौशी पॉलिसीज़ हैं वो किसी तौर जो है वो असरअंदाज नहीं होंगी, ताकि उसका तसलसल रहे। पॉलिसीज़ के तसलसल से ही हमारी कामयाबी जुड़ी है। जी, कुछ दिन पहले ही मैं एक मीटिंग में था और वहां भी मैंने यही कहा था कि हमें तमाम जितने भी मुल्क के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो या किसी भी डिपार्टमेंट से हो या किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, उन तमाम को बैठ के एक दफा सर जोड़ के बैठना चाहिए और अपने मुल्क की, अपने इलाके और अपनी जमीन के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजों को नो गो एरिया या रेड लाइंस डिफाइन करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से मईशत को एक स्टील जैकेटेड एक ऐसी जगह पे मुख्तस करने की जरूरत है जो वो अपने उसके ऊपर मेरिट के ऊपर डिसीजन मेकिंग चलती रहे और पॉलिटिकल बुनियादों पे उसके अंदर तब्दीली ना लाई जा सके। दूसरे जो पहलू हैं वो चलते रहें, लेकिन इसको ना छेड़ा जाए। इसी से सस्टेनेबिलिटी और जिसे कहते हैं कि तसलसल की बुनियाद पे ही हम तरक्की कर सकेंगे। वरना यही होगा कि अगर कोई डिफरेंट ओपिनियन रखने वाला कोई स्टेक होल्डर आता है और वो उन तमाम पॉलिसीज को रोक देता है, तो फिर हम जो हमारा तरक्की का तसलसल है वो रुक जाता है और हम इस भंवर से निकल नहीं सकते, जो डेथ ट्रैप की तरफ जिसका जिक्र भी प्राइम मिनिस्टर ने किया अपनी स्पीच में कि हमें डेथ ट्रैप से निकलना है, ना सिर्फ हमें, बहुत से ममालिक को। तो ये बहुत जरूरी होगा सस्टेनेबल बुनियादों के ऊपर कि हम इसको जो है वो अनटचेबल बना दें अपनी मईशत। बिल्कुल सही। और इसके साथ हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कम भी करना है, वो रवैये जिनकी वजह से दुनिया को ख़तरात हैं। डॉक्टर आमना, वज़ीर आज़म ने अपने कल के ख़िताब में इस्लामोफोबिया का जिक्र किया। इस्लामोफोबिक रवैये, अब बहुत सारे ऐसे रवैये हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं
اور ان کا الزام دھر دیا جاتا ہے کسی بھی ایک سیگمنٹ کے اوپر، سیگمنٹ آف لائف کے اوپر، یا کسی خطے کے رہنے والے لوگوں کے اوپر، کسی ایک مذہب کے لوگوں کے اوپر، لیکن اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، اسے اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کا اس پوائنٹ کو ریز کرنا اور پوری دنیا کے سامنے ریز کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے عالم اسلام کے لیے، اور یہ ایک دفعہ پھر ریمائنڈر ہے پوری دنیا کے لیے کہ یہ وہ رویے ہیں جو کسی بھی ریلیجن یا پھر کسی کی ایتھنیسٹی کے حوالے سے اگر آپ حملہ کریں گے تو اس کے ریپرکشنز تو ہوں گے پھر۔ بالکل صحیح۔ اصل میں یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کور آف دا پرابلم ہے کہ آپ کسی ایک سیگمنٹ کو، ایک ایتھنیسٹی کو، ایک ریلیجن کو اگر پن پوائنٹ کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ ڈیفینس پہ چلا جائے گا۔ تو آپ کو بندے چاہیے، سروس چاہیے، لیبر کلاس چاہیے۔ ایون یورپ میں تو یہ بہت بڑے مسئلے ہیں کہ جو ہارڈ لیبر کے کام ہیں یا پھر یہ کہ وہ جو بالکل لو لیول پروفائل پروفیشنز ہیں وہ خود نہیں کرتے، ان کو لیبر چاہیے، وہ افریقہ سے آئے، وہ مڈل ایسٹ سے آئے، وہ ساؤتھ ایشیا سے آئے، لیکن جس کا سٹیٹس دینے کی باری آتی ہے تو وہ ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے۔ اور پھر جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ چھوٹی سی بات اس ریلیجن کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر دی جاتی ہے، حالانکہ کرسچنس کے معاملات میں بھی بہت زیادہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، جوز کے معاملات میں، کیونکہ ریلیجن ان ممالک میں خاص طور پہ لوگوں کا پرسنل میٹر ہے اور وہ اس میں ایک دوسرے کے دخل نہیں دیتے، ان کے لاز ہی ایسے ہیں اور وہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہاں رول آف لا ہے۔ لیکن جس وقت مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے تو یہ رول آف لا سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ سوسائٹی میں بڑے وائلنٹ انسیڈنٹس اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایک خاص کلاس سے یا ایتھنیسٹی سے یا ریلیجن سے وابستہ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ دنیا کا امن تو تبھی ہے، ریلیجن جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہے یہ کبھی بھی ایک بائنڈنگ فورس نہیں رہا، یہ ہمیشہ ایک ڈیوائڈنگ فورس ہے۔ آپ دیکھیں کہ رومن سے پہلے سے BC سے جو جنگیں ہوتی تھی وہ ریلیجن کی بنیاد پہ ہوتی تھی، اور اس کا خیال، ان کا خیال ہوتا تھا کہ ہم ایتھنک کلینزنگ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور یہ ثابت ہوا وقت کے ساتھ ساتھ کہ آپ کسی کو بھی ختم نہیں کر سکتے، بلکہ اگر آپ ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ زیادہ فورس سے باہر آتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا، پاپ کے زمانے میں، کیتھولک چرچ کے زمانے میں، کہ ود ان کرسچینٹی جو فرقے تھے ان کے درمیان ڈائیلاگ ہوتا تھا اور پھر مسائل حل ہو جاتے تھے۔ اور یورپ نے بھی یہ پروٹیسٹنٹزم آنے کے بعد بہت بڑی بڑی جنگیں لڑیں ریلیجن کے نام پہ، اور اب اس وقت ان کا فوکس اسلام کی طرف ہے۔ وہ جو کلیش آف سویلائزیشن 90s میں آیا تھا، کیونکہ اب دشمن رہا نہیں تھا تو ایک سپوز دشمن چاہیے تھا، تو اس کو بھی اب ختم کر دینا چاہیے، اس کے اوپر بیٹھ کے بات ہونی چاہیے۔ اینڈ UN از دا بیسٹ فورم، کیونکہ UN کا کام ہے کہ وہ ایک ہارمنی کریٹ کرے، ایک فورم پرووائڈ کرے جہاں یہ چیزیں، اور جو پرائم منسٹر نے کہا اور غالباً ترکی نے بھی اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں، ٹرکی بھی یورپ کے بالکل سٹارٹ پہ ہے، بٹ اٹ از ناٹ ٹیکن ایز یورپین کنٹری، ان کو بہت ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے اور EU میں بھی ان کو شامل نہیں کیا گیا، اسی لیے بہت دیر تک نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے بہت ان کو مشکلات آتی ہیں۔ تو اس لیے اردگان صاحب ہمیشہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور پاکستان کا ان کا سٹینڈ پوائنٹ ایک ہی ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی سارے کنٹریز، سارے ساؤتھ افریقن کنٹریز، سارے جو ساؤتھ ایشین کنٹریز یہ ڈسکریمنیشن فیس کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ براؤنز پہ ڈال دیا جاتا ہے یا بلیکس پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو UN میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ نیکسٹ جس وقت پاکستان UN سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر بنے گا تو وہاں پہ بھی پاکستان اس کو ٹیک اپ کرے گا، اور اس پہ ہماری بہت زیادہ سفارتی کوششوں کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں OIC کے لیول پہ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ OIC کے بہت زیادہ کنٹریز ہمارے جو بھائی ہیں وہ ایسے ہیں جو یورپ کے ساتھ بڑا بڑا بزنس کرتے ہیں، ان کا بڑا انفلوئنس ہے، اینڈ دے شوڈ یوز دیٹ انفلوئنس فار بیٹرمنٹ آف مسلم امہ اینڈ دیئر اسٹینڈ پوائنٹ۔ اور یہ دیکھیں کہ آپ کو ہم سے کتنا خطرہ ہے اور ہمیں آپ سے کتنا خطرہ ہے۔ بالکل جی، بالکل جی، سب سے پہلے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بڑا اسی ضروری پہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا نا کہ یہ دنیا کے لیے سخت بڑھتی ہوئی پریشانی ہے جس سے متشدد رویے جو ہیں وہ فروغ پا رہے، تو اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ ایمبیسڈر صاحبہ، میم ذرا آپ اس پہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم کی سائیڈ لائن پہ بڑی ہی اہم ملاقاتیں ہوئیں، تھوڑا سا اگر میں اس کو سائنوپسس پیش کر سکوں تو ترکی، ایران، فلسطین، برطانیہ، کویت، IMF کی MD، ورلڈ
बैंक के सदर, मालदीव के सदर, बिल एंड मेलिंडा गेट्स के बानी और दीगर और रहनुमा भी, बांग्लादेश के रहनुमा, ये सारे शामिल हैं। इनसे मुलाकातें हुई, मुबाहिसों में उन्होंने शिरकत की। मैम, इस फोरम के ऊपर जो साइड लाइन में मुलाकातें हैं उनकी कितनी सिग्निफिकेंस होती हैं और एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करने में ये कितनी फ्रूटफुल साबित होती हैं? फौजिया नसरीन साहब से हम बात करेंगे। शुमाइल दाऊद साहब, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो इस्लाहात की बात किया है कर्जा जाती ढांचा में, इंटरनेशनली जो मालियाती निज़ाम है उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अब क्या समझते हैं कि अब साइड लाइन पर जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है या फिर यूनाइटेड नेशंस के मेंबर ममालिक हैं, वहाँ पर और बहुत सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और वो वक्त के साथ एक्सपेंड भी हो रही हैं। वहाँ पर भी इसी तरह की गुफ्तगू होगी। ज़रूरत है दुनिया को इस वक्त इस पूरे निज़ाम को थोड़ा सा रिवैम्प करने की, इसमें बेहतरी लाने की, गुंजाइश निकालने की, ताकि जो पिस रहे हैं ममालिक उनका कुछ चांस बन सके। वो जितनी मेहनत करते हैं, जितनी कोशिश करते हैं, उसका फ़ायदा डायरेक्टली डेवलप्ड ममालिक को हो जाता है और जो डेवलप्ड ममालिक करते हैं मौसमी तब्दीलियों की सूरत में उतना नुकसान डेवलपिंग कंट्रीज़ को हो जाता है। जैसे हमें $30 बिलियन का नुकसान सिर्फ 2022 के सैलाब की वजह से हुआ था। ये बिल्कुल ये हैंड इन हैंड एक्चुअली तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं और हमारे लिए तो ख़ास तौर पे जिसमें ज़ाहिरी बात है टेररिज्म जिसका उन्होंने डेफिनेटली जिक्र किया, जो हमारा नुकसान हुआ, और फिर क्लाइमेट चेंज, और फिर इसके साथ साथ हमारी जो मुल्क की इन्फ्लेशन और जो इंटरनेशनल जो हम पे प्रेशर्स क्रिएट हुए कमोडिटीज़ की वजह से, इन तमाम चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और इसी तनासुब से जो क्लाइमेट चेंज है वो एक एडिशनल इजाफी बोझ है और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो सबसे ज्यादा उसके ऊपर असर हो रहा है। पाकिस्तान ने इसकी नुमाइंदगी हालिया सालों में बहुत बेहतरीन तरीके से की है उन तमाम मुल्कों की, और उसकी वजह से हमें सपोर्ट भी हासिल हो रही है और आने वाले वक्त में हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो ममालिक सबसे ज्यादा इसका कॉज है जिससे क्लाइमेट में तब्दीली, माहौलियाती जिसे कहते हैं कि पोल्यूशन का, वो ही उनको पुश किया जा रहा है तमाम मुल्कों की तरफ से मॉरली भी, कि वो उसके अंदर एक बड़े साइज की जो है इन्वेस्टमेंट करें जिससे जो ऑफसेट कर सके नुकसानात। तो ये तमाम मीटिंग्स जो हैं डेफिनेटली इससे अवेयरनेस में और पाकिस्तान का जो जिसे कहते हैं हमारा जो इमेज है उसमें एक बेहतरी आ रही है। जिस तरह अभी जिक्र किया दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने, एम्बेसडर साहबा ने, कि हम आने वाले वक्त में आगे वी आर गोइंग टू टेक अ लीड रोल। तो ये तमाम चीजें जो हैं हमारी रिलेशनशिप्स को बेहतर करेंगी और इसके जरिए हमारा इन्फ्लुएंस उन तमाम ममालिक के ऊपर भी बेहतर होगा या हम करने में कामयाब होंगे आने वाले वक्त में। और बहुत से जो मसाइल जो डेड लॉक में हैं उनमें हम कुछ ना कुछ आगे बेहतरी डिप्लोमेटिकली और डिस्कशन के जरिए आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। इल्मा साहिबा, वही सवाल जो मैंने एम्बेसडर साहिबा से रखा क्योंकि आई थिंक उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। ये जो साइड लाइन मुलाकातें होती हैं इनकी कितनी सिग्निफिकेंस होती है? ज़ाहिर है मिल बैठ के बात करने का मौका मिलता है, जो चैलेंजेस हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर हम क्या महसूस करते हैं, इलाकाई सतह पर हम किस तरह से कॉपरेशन करना चाहते हैं, बहुत कुछ है जो समझने का मौका मिलता है। इन साइड लाइन मुलाकातों की अहमियत के हवाले से और कितनी फ्रूटफुल होती है? इसकी अहमियत का अंदाज़ा तो इस बात से हो सकता है कि UNGA की मीटिंग से महीनों पहले ये साइड लाइन डिप्लोमेसी शुरू हो जाती है। डायरेक्टली सफारत खाने एक दूसरे से रब्ता करते हैं। आपका सफारत खाना उस मुल्क के सरबराह से मीटिंग के लिए टाइम ले रहा होता है क्योंकि ये बाकायदा शेड्यूल की जाती हैं और उनमें फिर जो एजेंडा है वो फाइनलाइज होता है और वो पहले सेक्रेटरी लेवल पे होता है, फिर उसके बाद फॉरेन ऑफिस के लेवल पे होता है और फिर वो सरबराह टू सरबराह भी हो जाता है, हेड ऑफ द स्टेट से। ये प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। इसको फिर हम इसमें कहीं अगर आप थोड़े से वैसे ममालिक जिनके साथ आपकी टेंशन चल रही है तो वहाँ पे फिर हम बैक चैनल डिप्लोमेसी भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऐसे फैसले, ताकि कई दफ़ा ऐसे शो किया जाता है कि ये अचानक मुलाकात हो गई, लेकिन कोई भी मुलाकात अचानक नहीं होती। हेड टू स्टेट लेवल पे अचानक मुलाकातें नहीं हो सकती हैं, उसका बाकायदा एक एजेंडा होता है। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप देखते हैं कि कौन कौन से मामलात पे बात होगी और ये बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि UN का इजलास थोड़ी देर के लिए होता है, ख़त्म हो जाता है। और जैसे कल हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर पे वॉकआउट किया, ऐसे हाफ ऑफ द UNGA ने किया।
सरबराहान बहुत से ने, वो लोग बाहर हैं, चले गए। बिल्कुल। तो अब वो अपने इस टाइम को अवेल करते हैं इन मुलाकातों के ज़रिए अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, और ये सब तरफ से होता है। और हमने देखा कि इसके लिए कई दफ़ा ऐसे होता है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल टॉकिंग टर्म्स पे नहीं होते थे, तो सार्क की साइडलाइन में उनकी मुलाकात हो जाती थी। पहले इंडिया डिनाई कर रहा होता था, फिर पाकिस्तान क्योंकि पीस के लिए काम करता है और करना चाहता है और उसके लिए उसने ठोस इक़दामात भी किए होते हैं, तो फिर उनकी बात हो जाती है। जैसे आपने देखा कि एक दफ़ा बहुत ज़्यादा टेंशन थी और मुशर्रफ साहब गए और उन्होंने वाजपेयी साहब के आगे हाथ कर दिया और पूरे हॉल के सामने, फिर उसको वापस करना मुमकिन नहीं था उनके लिए, तो ही वाज वाजपेयी साहब was सरप्राइज। surprised। तो हर तरह से एफर्ट होती है, बैक चैनल से भी होती है और रेगुलर चैनल से भी होती है। और इसका जो आपने देखा कल कितना, यानी हम IMF के हेड से मीटिंग के लिए बात करते हैं, वहाँ थोड़ा सा एक टेंस एनवायरनमेंट होता है, वो अपनी शराइत देते हैं, हम अपनी शराइत दे रहे होते हैं, हमें अपने लोगों को देखना होता है, उन्होंने अपने मफादात को देखना होता है। लेकिन कल बहुत आसानी से मीटिंग हो गई और दैट वाज वेरी प्लेजेंट, है ना। और इसी तरह से ये इस्लामोफोबिया वगैरह के इशू हैं, इसमें हम यूरोपियन यूनियन से बहुत कंसर्न हैं, हमारा उनसे डायरेक्ट जो स्टेक है, यूरोपियन यूनियन हमारा एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है US के बाद GSP+ दूसरा, वाला, तो इसलिए हमें उसके साथ उनकी भी हेड के साथ मुलाकात हो गई। बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ है जो यूरोपियन कंट्रीज़ की इंडिविजुअल हैं, लेकिन बहुत सी पॉलिसी गाइडलाइंस EU से भी जाती हैं, तो इसलिए उनके हेड से मुलाकात होना पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छा था। और हमें ये इंडिविजुअल प्लान करने में बहुत बड़ा खर्च आता है, आपको एक डेलीगेशन लेके जाना पड़ता है और वो वहाँ पे आपको होस्ट नहीं करते, वो सरकारी मेहमान नहीं ठहराते, आपको होटल्स हायर करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ UN का चल रहा है और साइडलाइन मीटिंग हो। आई थिंक दैट इट इज़ वेरी वाइज एफर्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर टू हैव ऑल दीज मीटिंग्स। ना सिर्फ उन्होंने हेड ऑफ द स्टेट से की, बल्कि आपने देखा बिल गेट्स वगैरह साहब से जो की, वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, अमेरिकन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो है उनसे मुलाकात की, वो ऑलरेडी पाकिस्तान के लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर हैं। और जो भी शुमाइल साहब बात कर रहे थे कि हमें माइक्रो लेवल पे जाके ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है, बेशक हम बाउंड हैं IMF की शराइत के तहत, लेकिन वो ये नहीं कहते कि इससे बाहर के इक़दाम आप नहीं कर सकते। तो अगर हम बिज़नेस बढ़ाते हैं, हम अपने जो रेमिटेंसेस बढ़ाने के लिए काम करते हैं, हम अपने लोगों को वहाँ पे ट्रेन करते हैं, एजुकेशन इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक मैटर, तो फिर उसमें हमारी इकोनॉमी, स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है, हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी और हमें इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डॉक्टर आमना, हम देखते हैं कि अभी हम कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे SCO का भी, सार्क का जिक्र आपने किया। जी बिल्कुल। फिर और बहुत सारे अब ब्रिक्स है, उसके लिए भी बहुत सारे ममालिक कोशिश करते हैं। पाकिस्तान भी नेक्स्ट मेंबर है उसका। ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन की मौजूदगी में इस तरह के जो ग्रुप्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनफॉर्मल हो या फॉर्मल, उनका वजूद में आना, ये तो ख़ुद भी यूनाइटेड नेशंस के वजूद के ऊपर एक सवाल हो सकता है, या फिर कि एतमाद कम हो रहा है जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रही हैं और वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैसले हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये कोई UN से क्लैश नहीं है इसकी आइडियोलॉजी तो ये है कि आप रीजनल इंटीग्रेशन करेंगे, अपने रिसोर्सेज को पूल करेंगे, अपने खत्ते में सबसे ज़्यादा ताउन बढ़ाएंगे, क्योंकि जो मसाइल हैं वो भी खत्ते में होते हैं। अब उसमें रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो टर्बुलेंट हैं, तो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ भी, जिनके साथ हमारी ब्रदरहुड भी है, इसी तरह से इंडोनेशिया और मलेशिया के भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, तो बॉर्डर डिस्प्यूट होना वेरी नेचुरल। अगर ट्रेड बढ़ती है और वो लोकल लेवल पे बढ़ती है, और फिर उसमें एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बड़ी कम हो जाती है, फिर कम्युनिकेशन बढ़ती है, तो इसको हम IR में कहते हैं कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कि जब आपकी ट्रेड इतनी ज़्यादा बढ़ती है तो आपकी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस डेवलप होने लग जाती है, फिर आप वो जो डिस्प्यूट्स हैं उनको पीछे ले जाते हैं, अगरचे वो ख़त्म नहीं होते लेकिन मौजूद रहते हैं, तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उसमें बहुत हेल्प कराती हैं। ठीक है डॉक्टर शुमाइल साहब, सर बस लास्ट मोमेंट है हमारे पास, मैं आपसे आपका कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी। मईशत की जो ऑक्सीजन है सर, वो टैक्स है, टैक्स कल्चर को प्रमोट करना कितना ज़रूरी है, और उस दौरान जो जितनी भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं फाइलर के हवाले से और जो लोगों को परेशानी है उनको आसान करना कितना ज़रूरी है सर? जी, इसमें तो बहुत सिंपल सी पॉलिसी है, अब उसको हुकूमत किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है, आसानी पैदा करना, रेट्स को कम करना और उसके फैलाव को ज्यादा बढ़ाना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ताकि उसमें शामिल हो सकें। बेसिकली जो सिंपल फार्मूला है वो ये कि एडवर्सोरियल की बजाय पार्टिसिपेटरी, यानी कि सिटीजन को महसूस हो कि हुकूमत जो है वो उसके साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, उसके साथी हैं और उसके सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हुकूमत ये वाली कोशिश में कामयाब हो जाती है तो डेफिनेटली
बतदरीज बेहतरी आएगी, क्योंकि सख्ती के साथ हमने देखा उसमें ऑटोक्रेसीज भी रही कि उसकी वजह से हमारा टैक्स टू जीडीपी बढ़ ना सका। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, माहिर मईशत। आप स्काइप के ज़रिए फौजिया नसरीन साहिबा साबिक सफ़ीर, हमने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया था, और स्टूडियोज़ में डॉक्टर आमना महमूद साहिबा जो कि माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और हम इस अहम मौजू पर बात कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा अमेरिका के हवाले से, और इस दौरान पाकिस्तान को न सिर्फ इक़्तिसादी बल्कि सफारती सतह पर मिलने वाली कामयाबी जी बिल्कुल जी, और यकीनी तौर पे आपने हमारी ट्रांसमिशन से भी बहुत कुछ सीखा होगा, और हमारी यही कोशिश थी कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ लेकर वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर मौजूद रहे, वो तमाम तर बातें हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाएँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।